गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आप लोग कैसे हैं? आज के वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स से जुड़ा हुआ है आपके, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो। आप हमेशा देखते हो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है और मैथमेटिक्स का एक अच्छा लेवल आपको पता होना चाहिए जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को आती है जिनकी मैथ्स वीक है या ऐसे स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वे लड़के या वे लड़कियां 11th और 12th में मैथ से दूर हो जाते हैं और फिजिक्स हमेशा मैथ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी बायो लेने के बाद भी मैथ जो है ऐसे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कुछ बेसिक्स वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे जो आपको फिजिक्स में होने वाले प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, उससे आपको बाहर निकालेगा। तो चलिए, आज जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर वो दिख रहा है कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ही कनेक्टेड है अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से और इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं, जो हम लोग को जरूरत होता है वो एक तो सबसे बेसिक सा चीज़ इसका जरूरत होता है जिसको हम लोग लिमिट कहते हैं, उसकी कुछ ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें हमें ज़रूरत होती है कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन सीखने की, और ज़रूरत होती है इंटीग्रेशन की, और ज़रूरत होती है इंटीग्रेशन के अंदर दो पार्ट होता है बच्चों, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स नहीं होते और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स होते हैं, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको फिजिक्स आ रही है और मैथमेटिक्स का ये पोर्शन आप नहीं जानते तो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जानने के बावजूद सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। सो जो मेजर ऑब्स्टेकल है उसको आज हम लोग दूर करेंगे, इसलिए कॉपी लेकर के आज आप बैठ जाइए और हमारे साथ सीखने को तैयार हो जाइए। ओके, तैयार हैं? शुरू करें। तो मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलस का पोर्शन सिखाऊंगा और वो फर्स्ट पोर्शन मैं लूंगा उसका डिफरेंशिएशन। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट साथ ही सीखें इन चीज़ों को, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल बनाऊंगा ये वीडियो ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चे जो है वो सीख पाए। डिफरेंशिएशन को कहते हैं बेटा हिंदी में अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, अवकलन। ठीक है। और इसको लिखने का तरीका होता है, अगर कोई हमारे पास वेरिएबल है y जो कि फंक्शन ऑफ x है, सपोज ऐसा y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y फलन है x का। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख दूं कि y बराबर में ऐसा दिया हुआ है, लाइक 2x + 1, ऐसा सपोज करिए। तो ये जो हमारा x है इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और ये जो हमारा y है ये भी है हमारा वेरिएबल। दोनों वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वेरिएबल तो है बट वो डिपेंड करेगा किसी और वेरिएबल के ऊपर। और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड ना हो दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, अगर मैं x के जगह 0 रखता हूँ तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2 × 0
+1 यानी कि y1 हो जाएगा। जैसे ही मैं x का वैल्यू चेंज किया और मान लो मैं 1 रख दिया तो y कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 यानी 3। आप क्या देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो जा रही है। इसका मतलब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस और नो, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y जो हो जाएगा वो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदले, जिसको हम अपने मन के अनुसार चेंज नहीं कर पाए। जैसे x की जगह हम y लिख सकते हैं, y की जगह z लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिजिट दिया हुआ है 4, 5, -2, -7, इसको हम अपने मन से बदल नहीं सकते किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। और वेरिएबल को कहते हैं हम लोग चर, उसको अचर और इसको कहते हैं चर। समझ में आ रही बात? तो वेरिएबल ही यानी चर ही दो टाइप का होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पर निर्भर करेगा, और इंडिपेंडेंट जो दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग y बराबर में जो fx लिखे हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का, मतलब x बदलेगा तो y चेंज हो जाएगा, है ना, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है y बराबर fx से। ऐसे अगर मेरे को करना है क्या, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कहने का मतलब dy/dx। इसका मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। अब y फंक्शन ऑफ x था तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो y का होगा। अगर y बराबर सपोज y बराबर में दिया रहता है t² + 1, तो यहाँ पे y किसका फंक्शन है, y फंक्शन हो गया टाइम का, t का। तब हम लोग कैसे लिखते हैं, dy/dt, क्योंकि फंक्शन t का है तो बटा में dt लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हिंदी मीडियम वाला dy/dx को x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन। यहां पे dy/dt को क्या बोलेंगे, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष किसका अवकलन, y का अवकलन। अब सवाल ये उठता है कि सर अवकलन की जरूरत क्यों पड़ती है, और फिजिक्स में बहुत जगह जरूरत पड़ती है अवकलन की। एक्चुअल में जो dy/dx होता है ना, ये y और x ग्राफ का स्लोप होता है बेटा, स्लोप। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा y है और ये हमारा x है, और मान लीजिए ये कोई कर्व है इस तरह का। तो किसी पॉइंट P पर, मान लीजिए पॉइंट P, इस पॉइंट P पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, ठीक है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट आपको क्या दिखाता है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, जिसको आप लोग थीटा कहते हैं। और अगर आपने tan थीटा लिख दिया तो tan थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाएगा ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। अब इसी तरह का चीज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखिएगा इसी तरह का चीज। ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास मैंने एक ग्राफ दिया था, ऐसा दिया था, ये था हमारा y और ये था हमारा x, और ये ग्राफ इस तरह से कर्व जो था ये ऐसा था। अब मान लीजिए कि एक छोटे से स्मॉल टाइम में यहाँ पे मान लीजिए ये y1 है, और थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये वाला y2 हो गया,
तो इसको आप यहाँ पे मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। मिला दिया आपने। जहां पे y1 है उसके अनुसार यहाँ पे यहाँ x1 हो जाएगा, और जहां पे y2 है उसके अनुसार ये x2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया बेटा? ट्रायंगल बन गया। अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ किए होते लाइक ऐसा, उस पॉइंट से मिलाते हुए ये इस तरह का, तो ये एंगल यहाँ थीटा बनता। सेम टू सेम इस वाले पोर्शन को आप बाहर निकाल के जूम कर लीजिए, यानी बड़ा करके देखिए, तो आपको ये दिखेगा, ये वाला भी एंगल थीटा होगा। अब ये वाला चीज आपको क्या दिखेगा? हाइट क्या दिखेगा? तो हाइट मतलब ये वाला पोर्शन कितने के बराबर होगा? y2 माइनस y1। और ये वाला पोर्शन कितने के बराबर होगा? x2 माइनस का x1। यानी कि आप जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा किसके बराबर होगा? y2 माइनस y1 के, और बटा में x2 माइनस का x1 के। देखिए यही चीज हुआ। अब अगर मैं लिमिट को, यानी डेल्टा x को अगर मैं लिमिट लगाऊं और डेल्टा x को 0 के बराबर करूं, तो ये चीज को हम क्या और लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेल y बाय डेल x। डेल रिप्रेजेंट्स चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी y में परिवर्तन अब बटा में x में परिवर्तन। y2 माइनस y1 कैसे लिखा मैंने? इस हाइट को y2 माइनस y1 लिखा कैसे? क्योंकि यहाँ का y2 था और यहाँ का y1 था, तो y2 में से y1 घटेगा तो ये बीच वाली हाइट पता चल जाएगी जो ये है, और x2 में से x1 को घटाएंगे तो ये वाली हाइट पता चलेगी। तो यहाँ से हम लोग लिमिट जब लगाएंगे और डेल्टा x को 0 के पास लेकर के आएंगे, डेल्टा x गोज टू 0 या टेंड्स टू 0 होगा, इसका मतलब डेल्टा y में भी जो चेंजेस होगा वो वेरी स्मॉल हो जाएगा। तब डेल्टा y बाय डेल्टा x को लिखा जाता है dy बाय dx, और वो फिर बन जाता है एक पॉइंट P, कोई भी पॉइंट कह सकते हैं, A B C कुछ भी ना, मैं मान लो P कहता हूं, तो ये बन गया dy बाय dx, जो कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ देखिए टेन थीटा था ना, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप एट एनी पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैं इधर लिख देता हूं, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन कर्व। अब आप समझिए फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की जरूरत कब पड़ती है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कुछ पूछा जाए, पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तब आपको जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। अभी मैं केवल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अपन जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है? डेल्टा x वेक्टर एवरेज वेलोसिटी को अब बाय डेल्टा t, ये लिखा जाता है। डेल्टा t कहने का मतलब वी हैव द इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समय का अंतराल वहां पे मौजूद है। दो समय के बीच के अंतर में x यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में क्या चेंजेस हुआ है वो दिया हुआ है, और उसको हम लोग लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब टाइम के इंटरवल के जो लिमिट है उसको हमको डिक्रीज करते हुए 0 पे लेके जाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लिमिट डेल्टा t गोज टू 0 करना पड़ेगा, तब जाकर के वो इंटरवल कम होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पॉइंट की आपको वेलोसिटी पता चलेगी, जिस वेलोसिटी को इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा? यहां पे लिखेंगे डेल्टा x वेक्टर बाय डेल्टा t, जो कि बराबर हो जाएगा dx बाय dt के। dx बाय dt रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। कौन से किस के कर्व के बीच में, किस एक्सिस के बीच में? तो स्लोप ऑफ xt कर्व यानी डिस्प्लेसमेंट कर्व को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी। क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरह से जैसे एक्सेलरेशन, सिमिलर वे में एक्सेलरेशन आपको किसी भी इंस्टैन्टेनियस किसी पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए, तो आप क्या लिखते हैं? dv बाय dt।
क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, है ना। और त्वरण जब निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। क्लियर है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व कहलाएगा। सब बच्चों को क्लियर है। यानी वेग और समय का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का स्लोप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें त्वरण के बारे में जानकारी देता है, हमें एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी देता है। सबको क्लियर है। यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज कब करेंगे आपको पता चल गया। चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स सीखेंगे ताकि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए जब भी हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और मैं बगल में फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, उस फॉर्मूला के अनुसार क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप लोग जो है उस फॉर्मूला के अनुसार एकदम चलिए, एकदम कॉपी में उतारते चलिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन करने के तरीके। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ और मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कोई भी, यहाँ देखिए, कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट हो, केवल कांस्टेंट हो आपके साथ इक्वेशन में, तो उसका किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो आएगा, जीरो आएगा। कहने का मतलब मैं आपके लिए रूल नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं, रूल नंबर फर्स्ट, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का, कि अगर d बाय डी एक्स हो, x वेरिएबल है, और यहाँ पे केवल कांस्टेंट हो, यानी कोई अचर राशि हो। कैसी राशि, अचर राशि, तो वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा उसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे x के बदले y हो, z हो, t हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जीरो ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल लेते चल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझिएगा, स्कोर क्वेश्चन के तौर पे लिखते चलिएगा। तो d बाय डी एक्स मान लीजिए 2 दे दिया। अब 2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेगा नहीं, अपन बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं। 2 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप करने वाले हैं, और x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जैसे d बाय डी एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ रहे माइनस का 4, अब 4 हो कि -4 है तो कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा जीरो। अब आपको लगेगा कि सर केवल d बाय डी एक्स में समझा रहे हैं, तो मैं d बाय डी वाई ले लेता हूं। अब इससे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, यानी y तो वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगेन d बाय डी जेड ले लेता हूं और मान लो 45 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो 45 भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो जब भी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जीरो होता है, यानी किसी भी चर, अचर का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, चर के सापेक्ष जीरो होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग बताना, इस बार मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं d बाय डी एक्स और मैं लिख रहा हूं 160, बताओ कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये मैं क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं आपके लिए स्मॉल ए, जल्दी से स्मॉल ए का आंसर बताओ कितना होगा। कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो देख रहे हो आंसर देते चलो, d बाय डी एक्स 160 का कितना होगा, आप आंसर दो कितना होगा। तो कांस्टेंट है सर, जीरो ही होगा। एक और पूछ रहा हूं इसी स्लाइड में, d बाय डी एक्स मान लो माइनस का 5/3 हो, ऐसा हो, तब क्या होगा। सर क्या कर रहे हैं, माइनस में है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी तो जीरो ही ना होगा। तो ये दोनों आंसर आपको देने थे, क्या आप दे पाए हो, अगर दे पाए हो तो ये सीख गए हो। मैं आगे बढ़ता हूं, लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं ले रहा हूं आपके लिए एक दूसरा स्लाइड, इसमें आता हूं मैं और इसमें रूल नंबर 2 लिख देता हूं। रूल नंबर 2, अगर d बाय डी एक्स केवल x हो, यानी कि जो यहां नीचे वही यहां ऊपर, तब डिफरेंशिएशन होता है 1। कितना होता है, 1। और अगर d बाय डी एक्स यहां पे माइनस का x होता,
तो डिफरेंशिएशन होता -1। इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि d बाय डी वाई और यहाँ पे y होता तो कितना होता, 1 ही होता। और अगर यहाँ d बाय डी वाई और यहाँ पे -y होता तो भी डिफरेंशिएशन कितना होता, -1 होता। कितना होता, माइनस मैंने लगाया, कितना होता, -1। अब आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। सेकेंड स्लाइड कमेंट बॉक्स, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। मैं एक काम करता हूँ, नंबर बदल देता हूँ आपके लिए, तब आपका कमेंट बॉक्स पढ़ने में मेरे को सही रहेगा। तो इसका नंबर 1 दे देता हूँ, इसका दे देता हूँ 2 और इसका दे देता हूँ मैं 3। तो ये रहा 3। तो d बाय डी एक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं, आप आंसर करिए। d बाय डी एक्स 4x है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, बट अकेला कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, x भी है, वेरिएबल भी है। तो इस जगह पे आप आंसर 0 नहीं लिखेंगे। ये जो 4 है इसको बाहर का रास्ता दिखाइए, बाहर का रास्ता। तो इसको बाहर ले आइए, बटा में गुना में लिखिए d बटा में dx और यहाँ क्या छूट गया, x। अब आपको पता है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। चौथा नंबर का भी जवाब आप ही लोग देंगे। d बाय dx मेरे को बताइए, 2 बाय 5 मल्टीप्लाई में x, आंसर कितना होगा, कितना आंसर होगा। तो ये 2 बाय 5 को सबसे पहले आप बाहर करेंगे और बचेगा अंदर में d बाय dx और यहाँ बचेगा x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 बाय 5 मल्टीप्लाई में 1 यानी ये हो जाएगा 2 बाय 5। क्या सबको क्लियर है। जाते जाते छोटा सवाल, d बाय dx, मान लीजिए माइनस का 6x, तो माइनस का 6 को बाहर करिए, अंदर बचा हुआ है x और नीचे भी है x, तो डायरेक्ट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 यानी आंसर हो गया -6। ये स्लाइड सीख गए। क्या आप ये तीनों क्वेश्चन का जवाब खुद से दे पाए, मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले दे पाए। अगर दे पाए तो आप सीख लिए हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ अब आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आता हूँ मैं रोल नंबर 3 पर, और इसकी जरूरत बच्चों आपको सबसे ज्यादा होती है। रूल नंबर 3 में क्या है, d बाय डी एक्स और x का पावर में n हो, यानी अब x के पावर में n हो और n हमारा अभी जो है वो x के ऊपर में x रेज टू पावर लाइक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, +2, 3, -3, ऐसा कुछ भी, तो वो हो। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जो पावर है यानी n, उसको आप आगे ले आइएगा और जो क्वेश्चन था उसको लिखिएगा, लिख लिए, और पावर में से 1 को माइनस कर दीजिएगा, खत्म कहानी। ठीक है, अब मैं एक समझा रहा हूं और उसके बाद वाला मैं आपको सब पता है ना, मैं दूंगा बताने के लिए। जैसे d बाय डी एक्स, x का पावर में 2 दे रखा है, सबसे आसान। तो पावर में 2 है n के जगह, तो 2 को आगे कर देंगे, फिर लिखेंगे जो क्वेश्चन है वो उसको वापस लिखेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे पावर में से। तो ये क्या बन जाएगा, 2x का पावर, 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये हो गया आपका 2x। दूसरा सवाल ले रहा हूं, जैसे d बाय डी एक्स और यहां पे मान लो x का पावर में 5 हो। अब क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, 5 को आगे करेंगे, x लिखेंगे और 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, पावर लिख करके x का पावर 5 लिख के उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x का पावर, 5 में से 1 गया तो 4, हो गया डिफरेंशिएशन। कितना ही आसान है। अब आप कहेंगे कि सर आप बार बार तो x ही लेते हैं, आप कुछ और भी तो लीजिए। मैं ले लेता हूं t, और मान लो t का पावर में मैं लिख देता हूं 8। अब क्या होगा, तो यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सेम चीज है, नीचे भी t ऊपर भी t में पावर है 8 है, 8 को आगे करिए, तो 8 को कर दीजिए आगे और पावर में से 1 को कर दीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 8
और टी का पावर में बचेगा अब 7। खत्म। अगला सवाल पे चलते हैं। जैसे डी बाय डी वाई ले लेता हूं मैं, और मान लो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ y का पावर माइनस में 7 ले लो, पावर में मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये इन चीजों से डरा मत करो बेटा, जितना कोशिश करोगे उतना सीखोगे, डरने से सॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखो माइनस का 7 है, इंटरेस्टिंग है, माइनस के 7 पावर n के जगह है। दिमाग अभी तक हमारा क्या कहा है, हमने आपको क्या सिखाया है, पावर को आगे भेज दीजिए, तो पावर को आगे भेज दीजिए, भेज दिए, तसल्ली रखिए। अब जो चीज है उसको वापस से लिखिए जो क्वेश्चन था, और मैंने क्या बोला था, अब उसमें एक माइनस कर दीजिए पावर में, तो पावर में एक माइनस कर दीजिए, हो गया। कितनी आसानी से अपन लोगों ने ये चीज सीख लिया। ये होगा -7 और y -7 -1 कितना हो जाएगा, -8। देखो हो गया। अभी और सिखाऊंगा आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे d बाय डी एक्स, मान लीजिए दिया हुआ हो 30, x का पावर 6, ऐसा। अब सर पावर तो है x के ऊपर, लेकिन आगे में 30 आपने लिख रखा है, क्या करें, कुछ नहीं करिए, 30 कांस्टेंट है, अकेला रहता तो 0 कर देते आंसर, लेकिन साथ में x भी है, उसके ऊपर में पावर है, और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में करना है ना। क्या करेंगे, पहले 30 को बाहर निकालेंगे, ये गेस्ट है, गेस्ट को बाहर वाला दरवाजा दीजिए, बाहर वाला रूम दीजिए रहने के लिए। बचा क्या, d बाय डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, x का पावर में 6 हो गया। अब देखिए बराबर में 30, अब ये x के पावर में जो 6 है, 6 को करिए आगे, वही रूल, 6 को करिए आगे, फिर लिखिए x का पावर 6 जैसा मैंने बताया, और पावर में से कर दीजिए एक माइनस। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यहां से क्या हो जाएगा, 30, ये 6 को भी बाहर निकालिए, तो 30 से जाके गुना होगा तो 180 हो जाएगा, और x का पावर में बचेगा 5। क्लियर है, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये वाला सवाल d बाय डी वाई, देखो नीचे y लिखा हूं, और मान लो मैं लिखा हूं 2/5, y का पावर में 5, ऐसा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सर बाहर निकालिए गेस्ट को, और गेस्ट रूम दीजिए उसको। अब क्या बचा सर, d बाय डी वाई, क्या बचा आगे, y का पावर में 5, यहाँ क्या है 2/5। अब y के पावर में 5 है, पावर को करेंगे बाहर, अब क्या बचेगा, y का पावर में 5 और उसमें कर देंगे एक माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना 2, और y का पावर में 5 में से 1 गया तो 4। देखिए आसानी से आपने आंसर कर लिया। अच्छा आपने किया या मैंने किया, आपने किया कि मैंने किया, क्या आपको मेरे से पहले ये आंसर पता चल गया था, चल गया था क्या, अभी भी सीख ही रहे हो या सीख चुके हो? चलो अच्छा नहीं सीखे हो तो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो तो, d बाय डी टी मैं लेता हूं, और मान लो मेरे पास है -15 t का पावर 7/2। ये देखो ये क्या दे दिए सर, अरे ये क्या दे दी, फंसाने के लिए हम लोग को है कि नहीं? नहीं फंसा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं। देखिए -15 गेस्ट रूम में है, भगाइए इसको बाहर, चलिए भैया आ जाइए, आप आओ बाहर आ जाइए। अब नीचे क्या है, d बाय डी टी, और ऊपर भी क्या है, t का पावर में 7/2। ठीक है, उससे मत घबराइए, पावर में सर फ्रैक्शन आ गया, बट्टा में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको वैसे ही डील करेंगे जैसे करते आए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसको यहां लिखता हूं, क्या करूंगा, -15 बाहर में था, 7/2 को आगे कर दूंगा, कर दिया, फिर लिखूंगा t, लिख दिया, उसके ऊपर में 7/2 था, लिख दिया, और उसमें से एक माइनस करना है, जो काम करते आ रहे थे। अब -15 को 7 से गुना करूंगा तो 105 बटा में 2, और यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 7, और 1 से 2 में भागा लगाएंगे, बचेगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस में 2, यानी भिन्न का घटाव है और कुछ नहीं है, ज्यादा मत करो। तो माइनस का 105 बटा में 2, और t का पावर 7 में से 2 गया 5, अब बटा में 2। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया,
सीखे? अरे सीखे क्या? हाँ सीखे तो हाँ हो जवाब दीजिएगा ना। तो ये हो गया। चलिए सर, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब सिखाता हूँ मैं आपको। एक अगली स्लाइड लेता हूँ। अगली स्लाइड में ये रहा। अब जब अगला स्लाइड है न्यू स्लाइड, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन, एक और पैटर्न ले रहा हूँ एक्चुअली में। तो मैं आपको कितना नंबर तक पैटर्न करा दिया था? 1 2 3 करा दिया था। तो मैं अब आ रहा हूँ चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है? अगर d बाय डी एक्स u प्लस v हो, मतलब दो फंक्शन हो, वो x के ही फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, या x के फंक्शन हो, तब डिफरेंशिएशन दोनों के साथ करेंगे। यानी एक बार d बाय डी एक्स u के घर जाएगा भोज खाने, और एक बार d बाय डी एक्स v के घर जाएगा भोज खाने। दोनों के घर भोज खाने जाएगा, एक के यहाँ सुबह एक के यहाँ शाम। ठीक है। और पांचवा नंबर, अगर प्लस के जगह माइनस हो तो यहां भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां भी d बाय डी एक्स, यहां पे u प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। भोज तो दोनों के यहाँ खाना है कि नहीं? भोज छोड़ना नहीं है, सबके यहाँ खाना है, तो ये खा लेंगे। चलिए सर, इसके ऊपर सवाल सिखाइए मेरे को। जैसे d बाय डी एक्स, बहुत ही आसान सवाल ले रहा हूं। जैसे लाइक 1 प्लस में x, ऐसा हो। अरे सर, हमने डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का करना है। सर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ एडिशन में हैं, जोड़े गए हैं, क्या करेंगे? सर d बाय डी एक्स को एक बार एक के घर भेजेंगे, फिर x के घर भेजेंगे भोज खाने। सर भोज खाने में तो हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं, है कि नहीं है? तो फ्री का मिलना चाहिए, है कि नहीं? जाके खा के आ जाएंगे। तो d बाय डी एक्स और यहाँ पे भी x। अब 1 देखिए, रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे। 1 कांस्टेंट है, अकेला, इसके साथ x खड़ा है क्या? नहीं है, अकेला बच गया बेचारा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर भी x और नीचे भी x, इसका हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 0 और प्लस में 1, यानी कि हो गया 1। क्लियर? डिफरेंशिएशन आ गया। दूसरा, जैसे d बाय डी एक्स ऐसा रहता 2 माइनस का x का स्क्वायर। क्लियर? तो फिर से क्या करते, इसको कैसे लिखते? ओपन कर देते, दोनों के घर भोज खाने भेजते। तो d बाय डी एक्स, यहाँ पे 2, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर d बाय डी एक्स और यहाँ पे क्या लिखते? x का स्क्वायर लिख दिए। अब 2 अकेला पड़ा हुआ है, अलग थलग पड़ा हुआ है, इसके साथ x नहीं है इसका साथ देने के लिए। बेचारा कांस्टेंट अकेला हो, 0 होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 0। तो ये हो गया 0 माइनस x का पावर में 2 है, पावर वाला रूल लगेगा। सर क्या करते थे सर? पावर को आगे फेंक देते थे और जो क्वेश्चन था उसको लिख के उसके पावर में से 1 घटा देते थे। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर माइनस में 2x। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही होगी, क्यों नहीं आएगी? इतने मन लगा के पढ़ जो रहे हो। ये सवाल आप बनाइए। 3 नंबर तक हो गया था, कितने नंबर तक हुआ था आप लोगों के लिए? देखो जरा, 5 नंबर तक हो गया था। अरे तुम लोग तो बहुत सवाल बना लिए भाई। 6ठा नंबर पे आपके लिए, 6ठा नंबर, d बाय डी एक्स, मान लो ऐसा रहता 1 माइनस x अब प्लस में x स्क्वायर, यानी माइनस और प्लस सब है। अब कैसे बनाएंगे? सर कुछ नहीं, अब एक पहले 2 के घर जा रहे थे भोज खाने, अब हम लोग 3 के घर जाएंगे, भोज ही भोज है। तो ये देखिए d बाय डी एक्स, यहाँ पे x प्लस d बाय डी एक्स और यहाँ पे x का स्क्वायर। तो 1 तो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखिए, और यहाँ ऊपर में भी x नीचे में भी x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और प्लस यहाँ x का पावर में 2 है तो 2 को आगे करिए और पावर में से 1 घटा दीजिए। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और प्लस का 2, अब x का पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, यानी ये हो गया -1 प्लस में 2x हो गया आंसर। इसको 2x -1 भी लिख सकते हो, एक ही बात हुई। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे को बताओ। जैसे 6ठा नंबर था, 7वां नंबर,
जैसे डी बाय डी एक्स, मान लो दिया हुआ हो 2/5 एक्स का स्क्वायर माइनस 3/5 एक्स का पावर 4 प्लस 5/7 एक्स का पावर 7 ऐसा दिया हुआ हो। अब डी बाय, यहाँ डी टी लिख दिया मैंने, क्या ओहो, इसको डी एक्स करना पड़ेगा, डी एक्स। अब देखो सर, पहले तो लिख दीजिए डी बाय डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 2/5 एक्स स्क्वायर लिख दिए। फिर से लिखिए माइनस में डी बाय डी एक्स। अब क्या लिखिए सर, 3/5 एक्स का पावर 4। फिर लिखिए प्लस में डी बाय डी एक्स। फिर लिखिए सर 5/7 एक्स का पावर 7। अब 2/5 को बाहर करिए सर, कर दिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये नीचे एक्स है ना, तो पहले पावर को आगे और फिर पावर में से एक घटाइए, फिर माइनस 3/5 को कर दीजिए बाहर। फिर एक्स का पावर 4 है तो 4 को आगे और 4 में से एक को माइनस कर दीजिए, प्लस 5/7 को बाहर, फिर एक्स लिखिए और 7 में से एक को माइनस कर दीजिए, और 7 तो छूट ही गया, तो मल्टीप्लाई में 7, इसको ठीक से लिख लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई में 7 और एक्स का पावर 7 - 1। पहले इस 7 को 7 से उड़ा देते हैं यार, है कि नहीं। अब यहाँ देखो 2 × 2 4, 4/5 एक्स का पावर, 2 में से गया 1 माइनस 3 को 4 से गुना करिए 12, 12/5, और x का पावर 4 में से गया 3 प्लस 5, x का पावर 7 में से 1 गया, है ना, तो कितना हो जाएगा 6। इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। और हमने ये जो बेसिक वाला जो रूल है वो हमने सीखा है डिफरेंशिएशन करने का। एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करूंगा। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, फिर नेक्स्ट रूल सिखाऊंगा आपको। तो चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, तब तक आप मेरे साथ रिवाइज कर लो। डी बाय डी एक्स, मान लो एक्स का पावर 7/5 है माइनस 3/2 और एक्स का पावर -4 और /5 है, ले लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का बनाने की कोशिश किया हूँ, इससे भी डिफिकल्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग देखेंगे। तो डी बाय डी एक्स, एक्स का पावर 7/5, पहले इसको अलग कर देते हैं, तो ये रहा 7/5 और -3/2, फिर से लिखेंगे डी बाय डी एक्स, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई था तो उसको बाहर कर दिए, है ना, गेस्ट रूम में बैठाएंगे उसको, और x का पावर में -4/5 ये लिख दिए। अब यहाँ पे x का पावर 7/5 है, x का पावर n वाला रूल चलाइए। रूल क्या कहता है, n को बाहर रखना है, तो 7/5 को बाहर कर दीजिए और x का पावर जो क्वेश्चन है वो लिखिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। फिर माइनस का 3/2 लिखिए, फिर से माइनस का 4/5 को बाहर करिए क्योंकि n की जगह था, और x का पावर -4/5 लिखिए और 1 माइनस कर दीजिए। अब देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे भिन्न का घटाव है, देखिए, और यहाँ भी है कि नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7/5 लिखेंगे, यहाँ पे बट्टा में 1 करेंगे, 1 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 7 और माइनस का 5 हो गया, माइनस का ये माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस, ये वाला और ये वाला माइनस माइनस गुना होके प्लस बन जाएगा। 2 से काटो 4 को 2 बार में, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6/5, और यहाँ पे भी बटा 1 है तो क्या हो जाएगा बेटा 5 और 1 का एलसीएम 5, तो यहाँ हो गया -4 और यहाँ हो गया -5, तो ये हो जाएगा आपका 7/5 एक्स का पावर, 7 में से 5 गया 2 और बट्टा में 5 प्लस 6/5 एक्स का पावर में -4 और -5 यानी -9 और बट्टा में 5, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, है ना, और जो है मैं इसके बाद का वीडियो लेक्चर अभी तुरंत बना रहा हूँ, तुरंत, ताकि आप एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें। तब तक मैं ये वीडियो दे देता हूँ, आप इस वीडियो को देख लें, इसका कॉपी में इसको बनाते हुए चलें,
उसको कॉपी में क्वेश्चंस को बनाते हुए चले, आपका साथ का साथ एक टाइप का फेयर टाइप का कॉपी तैयार हो जाएगा, जिसके हेल्प से आप रफ भी कर पाओगे दोबारा से। और कहीं भी आपको वीडियो में दिक्कत लगे तो मैं बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं भागने की जल्दी में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख करके एक एवरेज स्टूडेंट भी डिफरेंशिएशन करना सीख जाए, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को थोड़ा सा स्पीड कम लगता है वो आप सेटिंग में जाकर के 1.25x कर ले स्पीड को, और उस स्पीड पे इस वीडियो को देखें तो आपके लिए कंफर्टेबल फील होगा। और जो स्टूडेंट पहली बार सीख रहे हैं वो इसी स्पीड से सीखें, पहले बार में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। खास करके बायो के स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चों के लिए मैं खास करके स्लो बनाया हूँ वीडियो, ताकि वो बच्चे जो मैथ से दूर हैं और कभी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाते हैं तो बड़े ही परेशान नजर आते हैं, तो उनके परेशानी को मैंने दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्रो करने में खुद का हेल्प करें। चलिए आप बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। मैं हूं अमन सर और मिलेंगे हम लोग तुरंत थोड़ी देर के बाद अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।